नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। मंगलवार के कारोबार में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन की शुरुआत कमजोर रही, लेकिन निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई। बीएसई सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 83,628 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 58 अंक फिसलकर 25,732 पर बंद हुआ। बाजार को संभालने में सबसे बड़ा रोल फाइनेंशियल स्टॉक्स का रहा। शुरुआती गिरावट के बाद बैंकिंग शेयरों में खरीदारी लौटी, जिससे निफ्टी बैंक इंडेक्स 128 अंक चढ़कर 59,579 पर बंद हुआ। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में दबाव बना रहा और मिड कैप इंडेक्स 119 अंक गिरकर 59,598 पर बंद हुआ। रिकवरी के बावजूद बाजार की भागीदारी कमजोर रही। निफ्टी के करीब 30 शेयर लाल निशान में बंद हुए। एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो 1:1 रहा, यानी जितने शेयर बढ़े लगभग उतने ही गिरे, जिससे साफ है कि बाजार में मजबूत भरोसा नहीं बन पाया। सेंसेक्स की गेनर्स की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में खरीदारी देखने को मिली, जिसने इंडेक्स को ज्यादा टूटने से बचाया। वहीं दूसरी तरफ सेंसेक्स में ट्रेंट, लार्सन एंड टूब्रो, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एविएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा दबाव में रहे और बाजार पर नकारात्मक असर डाला। सेक्टर वाइज देखा जाए तो डिफेंस स्टॉक्स में सबसे तेज गिरावट आई। सोलर इंडस्ट्रीज, जेन टेक्नोलॉजीज और डीसीएक्स सिस्टम्स जैसे शेयरों में भारी बिकवाली दिखी, जिससे पूरे डिफेंस सेक्टर का सेंटिमेंट कमजोर नजर आया। आईटी सेक्टर में मिला जुला रुख रहा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड लगभग 1% चढ़ा, जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अपने Q3 नतीजों के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ, जिससे आईटी स्पेस में कंफ्यूजन बना रहा। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड ने मुनाफे में सालाना आधार पर 9% की बढ़त दिखाई। इसके बावजूद शेयर अपने ऊपरी स्तरों से करीब 22% टूट गया, जिससे निवेशकों को झटका लगा। इटेरल में 3% से ज्यादा की तेजी देखी गई। इसकी वजह एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज बढ़ने की उम्मीद मानी जा रही है, जिससे आगे इंस्टीट्यूशनल बाइंग की संभावना बनती दिख रही है। निफ्टी के हैवीवेट शेयरों में ट्रेंट लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इंटरग्लोब एविएशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 से 4% तक गिरे, जिसने इंडेक्स की चाल को कमजोर बनाए रखा। मिड कैप सेगमेंट में भी दबाव साफ दिखा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एल&टी फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज और पीबी फिनटेक जैसे शेयर 2 से 5% तक टूटे, जिससे मिड कैप इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ी। राहत की बात बैंकिंग सेक्टर से आई, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने Q3 नतीजों के बाद करीब 2% की तेजी दिखाई। इसी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में रिकवरी आई और बेंचमार्क इंडिसेस की गिरावट सीमित रह पाई। सिल्वर ने खासकर आज जबरदस्त आउट परफॉर्म किया है और रिकॉर्ड हाइज को छुआ है। इंडिया में MCX पर सिल्वर 2,70,175 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ और सेशन में पहले तो 2,72,202 रुपए तक भी पहुंच गया। इससे साफ है कि सिल्वर की मांग लगातार बढ़ रही है। आज MCX क्रूड ऑयल में मजबूती देखने को मिली, जहां जनवरी एक्सपायरी वाला क्रूड 1.39% की तेजी के साथ 5,409 रुपए प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा, जो पिछले बंद 5,335 रुपए से 74 रुपए ऊपर है। WTI करीब $60.69 और ब्रेंट लगभग $65.03 प्रति बैरल पर है, जबकि MCX स्पॉट ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। नेचुरल गैस में भी आज ट्रेडिंग में थोड़ी सुस्ती थी और वो लगभग स्थिर प्रति स्तर पर रहा, जो दर्शाता है कि एनर्जी मार्केट्स में अभी कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव नहीं आया है। बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स आज मिला जुला रुख दिखा रहे हैं। बिग मूव्स नहीं आए हैं, जिससे साफ है कि इंडस्ट्रियल मेटल सेगमेंट में अभी कोई बिग बुलिश ट्रेंड नजर नहीं आया। आज डॉलर के मुकाबले रुपया हल्की कमजोरी के साथ एक USD के बदले करीब 90.15 पर आ गया, जो कल 90.20 था, जबकि मिड मार्केट रेट लगभग 90.24 के आसपास बना रहा। गिफ्ट निफ्टी इस समय करीब 25,766 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो पिछले क्लोज 25,859 से थोड़ा नीचे है और बाजार में हल्का नेगेटिव संकेत दे रहा है। इससे कल निफ्टी में फ्लैट से हल्की कमजोर शुरुआत के आसार बन रहे हैं, जहां 25,700 से 25,550 का दायरा अहम रहेगा। ऑप्शंस डेटा के मुताबिक 25,700 से 25,550 पर मजबूत सपोर्ट और 25,900 से 25,000 के नीचे रेजिस्टेंस है।
जबकि मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज के चलते ट्रेडिंग कॉशियस रह सकती है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने भारत में प्रिसिजन डायग्नोस्टिक्स को आगे बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ जीनोमिक्स लॉन्च किया है। ये सेंटर मुंबई और दिल्ली एनसीआर की कैप अक्रेडिटेड लैब्स के साथ काम करेगा, जिससे जेनेटिक टेस्टिंग और एडवांस डायग्नोसिस ज्यादा सटीक और भरोसेमंद हो सकेगा। कंपनी का मकसद है कि सीरियस और कॉम्प्लेक्स डिजीजेस की पहचान पहले और बेहतर तरीके से हो पाए। ओरिएंटल होटल्स के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक 12% से ज्यादा चढ़ गया। इसकी बड़ी वजह कंपनी का Q3 का मजबूत रिजल्ट रहा, जिसने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। ओरिएंटल होटल्स का मुनाफा सालाना आधार पर 44% बढ़कर 20.7 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 14.4 करोड़ रुपए था। इससे साफ है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा सुधार हुआ है। कंपनी की रेवेन्यू भी 14% बढ़कर 139 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल 122 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब है कि होटल बिजनेस में डिमांड और ऑक्यूपेंसी दोनों बेहतर हुए हैं। ऑपरेटिंग लेवल पर भी कंपनी की स्थिति मजबूत हुई है, जहां एबिटा 20.7% बढ़कर 42 करोड़ रुपए पहुंच गया। एबिटा मार्जिन भी 28.4% से बढ़कर 30% हो गया, यानी खर्चों पर बेहतर कंट्रोल देखने को मिला। डिक्सन टेक के शेयर 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और कंपनी का मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपए से नीचे आ गया है। HSBC का मानना है कि Q3 में कोई बड़ा ट्रिगर न होने की वजह से प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रह सकता है। HSBC ने डिक्सन टेक के स्टॉक पर अपना प्राइस टारगेट काफी घटा दिया है, लेकिन इसके बावजूद बाय की रेटिंग बरकरार रखी है, यानी ब्रोकरेज को शॉर्ट टर्म में दबाव दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर भरोसा अभी भी बना हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों में मंगलवार को करीब 2% की तेजी आई। इसकी वजह दिसंबर तिमाही में कंपनी का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और मार्जिन्स में मजबूत सुधार रहा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस सालाना आधार पर 19% बढ़कर 615 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये दिखाता है कि कंपनी की नई पॉलिसीज ज्यादा मुनाफे वाली और बेहतर क्वालिटी की रही हैं। कंपनी का VNB मार्जिन भी बढ़कर 24.4% हो गया, जो पिछले साल 21.2% था। आसान भाषा में कहें तो हर नई पॉलिसी से कंपनी अब पहले के मुकाबले ज्यादा कमाई कर पा रही है। हालांकि टोटल प्रीमियम ग्रोथ थोड़ा स्टेडी रहा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के Q3 नतीजों में कोर इनकम में 16% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बैंक की एसेट क्वालिटी भी स्थिर और बेहतर बनी हुई है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ग्रॉस NPA लगभग स्थिर रहा और 4,388 करोड़ रुपए पर बना हुआ है। वहीं नेट NPA घटकर 413 करोड़ रुपए रह गया है, जिससे साफ है कि बैंक ने खराब लोन पर कंट्रोल रखा है। नवकार कॉरपोरेशन ने दिसंबर क्वार्टर में जबरदस्त टर्न अराउंड दिखाया है। जहां पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को घाटा हुआ था, वहीं इस बार उसने 9.4 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। नवकार कॉरपोरेशन की रेवेन्यू में 44% की मजबूत बढ़त देखने को मिली और ये 186 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि लॉजिस्टिक्स बिजनेस में डिमांड और ऑपरेशंस दोनों में सुधार हुआ है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा सुधार एबिटा में देखने को मिला, जो 7.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 33.6 करोड़ रुपए पहुंच गया। एबिटा मार्जिन भी 6% से बढ़कर 18% हो गया, जो कॉस्ट एफिशिएंसी और स्केल का असर दिखाता है। मजबूत नतीजों का असर शेयर पर भी दिखा और नवकार कॉरपोरेशन का स्टॉक लगभग 14% चढ़कर 112.97 रुपए पर ट्रेड करता नजर आया। दिन के दौरान स्टॉक ने 113.98 रुपए का इंट्राडे हाई भी छुआ। लेमन ट्री होटल्स ने एक स्मार्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत अपनी सब्सिडरी फ्लोर होटल्स को अलग करके इंडिपेंडेंटली लिस्ट करने का फैसला किया है। इस प्रोसेस में ज्यादातर ग्रुप डेट फ्लोर होटल्स में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे लेमन ट्री होटल्स पूरी तरह डेट फ्री बन जाएगी। फ्लोर होटल्स में वॉबर्ग पिंकस की एंट्री इस पूरे डील को और पावरफुल बनाती है, जहां APG की 41.90% स्टेक खरीदी जाएगी और करीब 960 करोड़ रुपए का फ्रेश कैपिटल डाला जाएगा। इससे एक्सपेंशन और रूम एक्विजिशन को फंडिंग मिलेगी। आज बाजार में सबसे बड़ा ट्रिगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया नया टैरिफ थ्रेट रहा, जिसमें कहा गया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर अमेरिका 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ये फैसला तुरंत लागू होने वाला बताया गया, इसलिए शुरुआत में बाजार थोड़ा घबराया, लेकिन बाद में चीजें कंट्रोल में आ गईं। भारत के लिए राहत की बात यह रही कि इंडिया ईरान ट्रेड का साइज बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए इस फैसले का सीधा असर इंडियन मार्केट पर सीमित रहने वाला है। भारत का ईरान को कुल एक्सपोर्ट करीब $1.2 बिलियन का है, जो हमारे कुल ट्रेड के हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं माना जाता।
इंडिया का ईरान को जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो राइस का है, जिसमें बासमती और नॉन बासमती दोनों शामिल हैं। करीब 61% एक्सपोर्ट सिर्फ राइस का है, इसलिए अगर कोई हल्का असर आता भी है तो वो सिर्फ कुछ चुनिंदा राइस एक्सपोर्टर कंपनीज तक सीमित रह सकता है। ये भी समझना जरूरी है कि ये पूरा टैरिफ वाला फैसला असल में चाइना को टारगेट करके लिया गया है, क्योंकि ईरान और चाइना के बीच ट्रेड बहुत बड़ा है। साउथ कोरिया और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी ईरान के साथ ज्यादा व्यापार करते हैं, इसलिए असली दबाव उन देशों और उनकी कंपनियों पर पड़ने वाला है। भारत कोकिंग आईपीओ ने निवेशकों के बीच जबरदस्त क्रेज दिखाया है और ये अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला पीएसयू आईपीओ बन चुका है। अनलिस्टेड मार्केट में इसका शेयर करीब ₹10.7 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, जो इशू प्राइस के मुकाबले लगभग 48% का जीएमपी दिखाता है। हालांकि लिस्टिंग प्राइस इससे अलग भी हो सकता है। अमागी मीडिया लैब्स के सीईओ भास्कर सुब्रमण्यम ने साफ किया है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ना सिर्फ आईपीओ से पहले नंबर साफ करने की कोशिश नहीं है। उनका कहना है कि ये बदलाव बिजनेस के स्ट्रक्चर और मैच्योरिटी की वजह से आ रहा है। अमागी को उम्मीद है कि जैसे जैसे बिजनेस स्केल करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी सस्टेनेबली बढ़ेगी। अगले 2 से 3 साल में कंपनी करीब 25% के स्टेडी स्टेट ईबिटा मार्जिन तक पहुंच सकती है, जो ग्लोबल वर्टिकल सॉफ्टवेयर कंपनीज के लेवल के आसपास माना जाता है। इमाजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में मार्केट एक्सपर्ट सुशील केडिया के मुताबिक खरीद के संकेत बनते दिख रहे हैं। शेयर 13 जनवरी को 5% से ज्यादा की तेजी के साथ 51.4 रुपए पर बंद हुआ और ₹55 के ऊपर जाने पर इसमें और मजबूती आने की बात कही गई है। सुशील केडिया का मानना है कि इमाजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में अगले 2 से ढाई साल में बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। उन्होंने साफ कहा कि 10 गुना का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरह के रिटर्न की संभावना के लिए दरवाजा खुला रखा जा सकता है। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज पर भी सुशील केडिया ने भरोसा जताया है और इसे टूरिज्म और ट्रैवल से जुड़ा मजबूत प्ले बताया है। फिलहाल शेयर करीब 300 रुपए के आसपास है, जबकि उनका मानना है कि अगले 2 से ढाई साल में ये 1500 रुपए तक पहुंच सकता है। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज के शेयर में पिछले 1 साल में गिरावट जरूर आई है, क्योंकि ये पहले 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन गिरावट के बाद अब इसमें लॉन्ग टर्म रिकवरी और मजबूत रिटर्न की संभावना बताई जा रही है। रेड टेप के शेयर में 13 जनवरी को अचानक तेज एक्शन देखने को मिला, जब दोपहर बाद रॉयटर्स की एक रिपोर्ट सामने आई। खबर में बताया गया कि कंपनी के फाउंडर्स ने ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी दिग्गज KKR से स्टेक बेचने को लेकर बातचीत शुरू की है। इस खबर के आते ही रेड टेप के शेयर में तेज खरीदारी शुरू हो गई और महज कुछ ही मिनटों में शेयर करीब 4% उछलकर 120 रुपए के पार पहुंच गया। बाजार बंद होने में कम समय बचा था, फिर भी रैली काफी दमदार रही। तेजी के बाद रेड टेप का मार्केट कैप बढ़कर करीब 6,600 करोड़ रुपए हो गया है। रिटेल और फुटवेयर सेगमेंट में कंपनी की मजबूत पहचान है और किसी बड़े PE प्लेयर की एंट्री इसकी वैल्यूएशन को और सपोर्ट दे सकती है। पुरावंकरा ग्रुप की सब्सिडियरी को बेंगलुरु में एक बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये ऑर्डर सत्वा रेजी प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 311 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये प्रोजेक्ट सत्वा आंगणे नाम से ईस्ट तालुक बेंगलुरु में बनाया जाएगा और इसका अप्रोक्सीमेट बिल्ट अप एरिया करीब 3.04 मिलियन स्क्वायर फीट होगा। इस ऑर्डर से पुरावंकरा ग्रुप की ऑर्डर बुक मजबूत होगी। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थीं, जिनका असर आज बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के Q3 नतीजे थोड़े कमजोर नजर आए हैं, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 9% गिरकर 659 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 724 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जिससे मुनाफे पर दबाव साफ दिखता है। हालांकि प्रॉफिट में गिरावट के बावजूद ICICI लोम्बार्ड की कुल आय में मजबूती रही और ये 12.4% बढ़कर 6,610 करोड़ रुपए पहुंच गई। नेट प्रीमियम इनकम भी 12.7% बढ़ी, लेकिन क्लेम और खर्च ज्यादा होने से कंपनी का कंबाइंड रेशियो 104.5% तक पहुंच गया, जो 100 से ऊपर होना एक नेगेटिव संकेत माना जाता है। नतीजों के बाद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के शेयर में दबाव दिखा और ये 13 जनवरी को BSE पर करीब 1% गिरकर 1890 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। बाजार ने साफ तौर पर बढ़ते खर्च और ऊंचे कंबाइंड रेशियो को नेगेटिव। टाटा एलेक्सी ने Q3 में मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिखाई है, जहां रेवेन्यू में स्थिर ग्रोथ रही, लेकिन प्रॉफिट पर दबाव नजर आया। कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 3.8% बढ़कर 953.5 करोड़ रुपए पहुंचा, जो बिजनेस मोमेंटम को दिखाता है। टाटा एलेक्सी का नेट प्रॉफिट Q2 के मुकाबले 29.6% गिरकर 109 करोड़ रुपए रह गया, जिसका कारण बढ़ती ऑपरेशनल लागत रही। हालांकि इसके बावजूद कंपनी ने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज किया, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार दिखा।
EBIT में 17.7% की बढ़त के साथ टाटा एल्क्सी लिमिटेड का मार्जिन 21% तक पहुंच गया, जो पिछली तिमाही में 18.5% था। ये दिखाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में मार्जिन सुधार पर फोकस कर रही है। वारी रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर में आज फिर से 6 से 7% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी के Q3 रिजल्ट्स आने वाले हैं। पिछली बार भी नतीजों से पहले इसी तरह स्टॉक में तेज रन अप देखा गया था। मार्केट में उम्मीद है कि वारी रिन्यूएबल एनर्जी के Q3 नंबर्स मजबूत रह सकते हैं। इसी एंटिसिपेशन में स्टॉक पहले ही भाग चुका है। अब असली तस्वीर नतीजों के बाद ही साफ होगी कि तेजी जस्टिफाइड है या नहीं। 5 पैसा के Q3 नतीजे दबाव में नजर आए हैं, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 24% घटकर 12.3 करोड़ रुपए रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में ये मुनाफा 16.2 करोड़ रुपए था, जिससे साफ है कि प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा है। सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि 5 पैसा की कुल आय में भी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की इनकम 7% घटकर 79.3 करोड़ रुपए रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 83.3 करोड़ रुपए थी। टॉमस कुक ने गुजरात सरकार के साथ एक अहम MOU साइन किया है, जिसका मकसद राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इस समझौते से गुजरात में ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म एक्टिविटीज को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक साल की MCLR दर को बिना किसी बदलाव के 8.80% पर बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि एक साल की अवधि वाले लोन पर ब्याज दर में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि इंडियन ओवरसीज बैंक ने ओवरनाइट MCLR में 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, जिससे शॉर्ट टर्म और ओवरनाइट बोरोइंग से जुड़े लोन पर थोड़ा फायदा मिल सकता है। कर्नाटका बैंक ने खजाने 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो एक सिक्योर रियल टाइम और पेपरलेस रिसीप्ट सिस्टम प्रदान करेगा। इस प्लेटफॉर्म से सरकारी भुगतान और ट्रांजैक्शन प्रोसेस पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी होंगे। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज ने जानकारी दी है कि कंपनी के CFO भवनीत सिंह चड्ढा ने 12 जनवरी 2026 से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैनेजमेंट लेवल पर इस बदलाव पर निवेशकों की नजर आगे बनी रह सकती है। पार्लियामेंट सेशन में राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स और 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी डिलीवरी के दबाव में रैश ड्राइविंग और सेफ्टी रिस्क्स बढ़ रहे हैं। इसके बाद इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान जाना तय माना जा रहा था। अब इस मामले में यूनियन लेबर मिनिस्ट्री का इंटरवेंशन सामने आ चुका है, जहां क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को साफ निर्देश दिया गया है कि 10 मिनट डिलीवरी जैसी प्रैक्टिसेस को बंद किया जाए। सरकार का फोकस डिलीवरी स्पीड से ज्यादा सेफ्टी और वर्कर वेलफेयर पर है। इस फैसले का सीधा असर क्विक कॉमर्स बिजनेस पर पड़ेगा, खासकर उन कंपनियों पर जो अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी को अपना कोर मॉडल बनाकर चल रही थीं। इसमें ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखें तो इसका इम्पैक्ट जोमैटो और स्विगी पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि क्विक कॉमर्स इनके इकोसिस्टम का हिस्सा है। हालांकि फूड डिलीवरी बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां कभी 10 मिनट डिलीवरी का वादा किया ही नहीं जाता था। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है, जिसकी बड़ी वजह ग्लोबल ऑयल डायनामिक्स है। पहले रशिया से मिलने वाला डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे रिलायंस को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। क्रूड ऑयल महंगा होने से रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनिंग मार्जिन्स पर दबाव पड़ सकता है और इसी वजह से स्टॉक में लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। इसी सेंटिमेंट का असर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी पड़ा है, क्योंकि इसमें रिलायंस की बड़ी हिस्सेदारी है। इंडिया US ट्रेड डील को लेकर आज बड़ी निराशा सामने आई है, क्योंकि जिस बातचीत से बाजार को उम्मीद थी वो फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते भी कोई ट्रेड टॉक्स शेड्यूल